हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों बहुत सारे स्कूलों में यहाँ पर झारखंड बोर्ड में प्री बोर्ड का एग्जाम हुआ है। जो आप लोग एग्जाम का क्वेश्चन है वो आज हम लोग यहाँ देखने वाले हैं और सभी का आंसर आप लोगों को बता देंगे। और दोस्तों इसमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लोग बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। आप लोग प्री बोर्ड में क्या क्या टिक किए वो भी मिला लीजिए, कितना नंबर आ रहा है, और हर एक क्वेश्चन को देख लीजिए क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोग का बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सभी दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल सके। क्वेश्चन देखिए, मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं आप लोग एग्जाम के लिए ताकि आप लोग एग्जाम में क्वेश्चंस मिले उससे, इसलिए हर एक वीडियो को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, और ये जो प्री बोर्ड का क्वेश्चन है दोस्तों ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आप लोग एग्जाम के लिए, तो देख लीजिए और सभी को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ध्यान से जरूर कर लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप लोग को मिल पाए और आप लोग वीडियो देख पाओ और अच्छा नंबर ला पाओ। तो दोस्तों पहला सवाल हम लोग का यहाँ पर देख लीजिए क्या कि इंडो चाइना का निर्माण कब हुआ। तो दोस्तों आप लोग ये जो क्वेश्चन है आप लोग का सिलेबस में नहीं है, फिर भी इसका आंसर आप लोग जान लीजिए। इंडो चाइना का जो निर्माण हुआ था वो 1887 ईस्वी में हुआ था, लेकिन एक भी ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोग याद रखिए जो इंडो चाइना का निर्माण हुआ था कब हुआ था, 1887 ईस्वी में हुआ था। नोट द ईयर। ओके, नेक्स्ट, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल आप लोग आ सकता है और मॉडल पेपर में भी ये वाला सवाल था। ठीक है, ये जो हुआ था 1789 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आप लोग का परम सत्य उत्तर हो जाएगा। इसको सही कर लीजिए और याद भी कर लीजिए दोस्तों। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट कौन था पूछा है तो आप लोग जानते ही होंगे। ये जो थे फ्रांस का सम्राट थे, यानी कि फ्रेंच इंपीरियर थे। नेक्स्ट, आंखों पर पट्टी बांधे हुई और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है। तो आप लोग सभी जानते हैं वो क्या है, न्याय का प्रतीक है। आप लोग देखे होंगे कोर्ट अगर जाए होंगे, थाना अगर जाए होंगे तो वहाँ पर क्या होता है, एक जो तराजू लिए हुए और आंखों पर पट्टी बांधा हुआ रहता है। ठीक है, और ये किस चीज़ का प्रतीक है, ये न्याय का यानी कि जस्टिस का प्रतीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है। दोस्तों सभ्यता के पालना के रूप में यूनान को जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर ग्रीस जो है उसको सभ्यता के पालना के रूप में जाना जाता है। 5 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 नंबर पूछा है साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। मोस्ट फेमस क्वेश्चन, याद कर लीजिए अच्छे से। 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। दोस्तों याद कर लीजिए, नोट द ईयर। 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था, उनका खासा यहाँ पर अच्छा खासा विरोध हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है, देख लीजिए। ये जो शुरू हुआ दोस्तों अगस्त 1942 में शुरू हुआ था, यानी कि 7 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अगस्त 1942। ओके, अगला सवाल मैं देखना आप बता रहा हूँ, देखिए क्या है। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किन के बीच हुआ था। पूना समझौता बोलिए या फिर पूना पैक्ट बोलिए, ठीक है, एक ही बात है। एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है ये। और ये जो हुआ था गांधी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था पूना समझौता, यानी कि 8 का जो है वो सी नंबर बिल्कुल सही हुआ, सही आंसर हो जाएगा। पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी के साथ अगला सवाल है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था। तो दोस्तों ये जो है आप लोग का लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के संकल्प को यहाँ पर अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा लाहौर, सही आंसर 9 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था। काफी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, कई बार आता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, तो यहाँ पूछा निम्नलिखित में से किसने 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया था, यानी कि किसने पारित किया था। तो ये दोस्तों इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंट्री जो होता है, ठीक है, काउंसिल जो होता है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसी ने पारित किया था। ऑप्शन बी 10 का सही हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे भूगोल की तरफ। भूगोल में 10 सवाल देखेंगे यहाँ पर। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। सभी लोग जानते हैं दोस्तों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदी डेल्टाओं में कौन सा मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला सवाल पूछा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। ये भी आप लोग का मॉडल पेपर में सवाल था, आप लोग जानते होंगे। और इसका जो सही कारण है अधिक सिंचाई हो जाएगा। और ये दोस्तों मैं आप लोग का टेस्ट में भी सवाल पूछा था, तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है, आप लोग देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। कहाँ पर दोस्तों सीढ़ीदार खेती की जाती है, तो 13 का डी हो जाएगा। और ये भी दोस्तों मैंने आप लोगों से पूछा था उत्तराखंड में क्यों किया जाता है, क्योंकि वहाँ दोस्तों पहाड़ी इलाका है। अगर सीढ़ी बना के खेती नहीं करेगा तो पानी का बहाव रुकेगा नहीं, एकदम पानी सीधा नीचे बह जाएगा। इसलिए वहाँ पर सीढ़ी बना करके सीढ़ीदार खेती की जाती है। कहाँ पर, उत्तराखंड में, उत्तरांचल में। जब उत्तराखंड सही है तो उत्तराखंड मार दीजिए। लौह अयस्क जो है किस प्रकार का संसाधन है। तो लौह अयस्क दोस्तों आप लोग जानते होंगे
ये नवीकरण योग्य है, जैव है, अनवीकरण योग्य है कि प्रवाह है। तो यहाँ पर अनवीकरण योग्य संसाधन है लौह अयस्क, ठीक है, जो एक बार समाप्त होने पर पुनः उसका आप लोग प्राप्ति नहीं कर सकते हो। ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ज्वारीय ऊर्जा, तो ये दोस्तों जैव है कि अजैव है, मानसून, चक्रवर्ती, क्या जो भी चक्रवात क्या है? तो 15 का जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पुनः पूर्ति योग्य, यानी कि ऑप्शन ए आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर सवाल देखते हैं। एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ मिलता है? तो आप सभी लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे, असम में दोस्तों एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। कहाँ पर? असम फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए। अगर देखना होगा दोस्तों एक सींग वाला गैंडा तो चले जाइएगा असम। ठीक है, अगला सवाल, एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास भारत के किस राज्य में स्थित है? एशियाई सिंह का जो प्राकृतिक आवास है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, एशियाई सिंह का प्राकृतिक आवास भारत में गुजरात राज्य में स्थित है। 17 का ऑप्शन नंबर सी आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, याद कर लीजिए। 18 नंबर, किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इंपॉर्टेंट और हल्का भी है, मतलब महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट एक ही बात है। तो हल्का सवाल है, बिल्कुल गुजरात में दोस्तों काली मृदा पाई जाती है, याद कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट 19 नंबर, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? दोस्तों मैंने परसों ये टेस्ट में आप लोग से पूछा था, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक, यानी कि माइका, बिल्कुल सही उत्तर है अभ्रक। दोस्तों कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? 4 ऑप्शन है, देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन जो है वो संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है, यानी कि ये जो आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। ठीक है, डिलिमिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब दोस्तों अर्थशास्त्र में आते हैं। अर्थशास्त्र में काफी अच्छा सवाल है दोस्तों, बता दो आप लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन प्री बोर्ड में यहाँ पर मॉडल पेपर से पूछे गए थे और इसी प्रकार का दोस्तों आप लोग क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन प्री बोर्ड से रहने वाले, ये कुछ क्वेश्चन प्री बोर्ड से बाहर के भी रहेंगे। तो उसमें क्या रहेगा, सॉरी प्री बोर्ड के बाहर बोल रहे हैं, उसमें आप लोग मॉडल पेपर से बाहर के रहेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग मान के चलिए 50 से 60% कहीं नहीं जाने वाला है मॉडल पेपर से, और बाकी जो 50 से 40% आने वाला है वो आप लोग का कहाँ से आएगा? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आएगा। ठीक है, और कुछ आप लोग का सैंपल पर से, कुछ आप लोग का बाकी कुछ जगह से, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर से काफ़ी सारे सवाल भी रहेंगे, तो उसको जरूर कर जाइए। और मैं आप लोग को बता रहा हूँ अलग अलग सैंपल पर प्रीवियस ईयर का जो है आप लोग को क्वेश्चन लाकर बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में, उसको जरूर देखिए डेली। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन सा देश विकास के संदर्भ में सर्वोत्तम है? तो यहाँ पर चारों देश में सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम हमें अभी भारत ही लग रहा है, तो भारत ऑप्शन ए हो जाएगा सही उसका उत्तर। विकास में प्रत्येक देश की प्रति व्यक्ति आय किस मुद्रा में मापी जाती है? दोस्तों आप लोग इसका जो सही उत्तर होगा डॉलर और यूरो दोनों में मापी जाती है। ठीक है, आप लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पर मुझे दोनों आंसर सही लग रहा है, लेकिन आप लोग यहाँ दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ी गलती किया है। तो आप लोग क्या लगता है कमेंट करके जरूर बोलिएगा। 23 नंबर देखिए क्या है, मान लीजिए कि एक देश में 4 परिवार है, इनकी प्रति व्यक्ति आय आप लोग, तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 4 व्यक्ति है, 4 को 5000 से गुना कर दीजिएगा, 20,000 मिल जाएगा, और सभी व्यक्ति को जोड़ दीजिएगा जितने सारे व्यक्ति है। ठीक है, अगर 3 परिवार का यहाँ दे दिया है, 3 परिवार आय इतना है, तो बाकी एक परिवार का आय कितना है? तो 3 परिवार का आय मिलाकर दोस्तों 14,000 हो जा रहा है, तो 14,000 में 20,000 माइनस कर दीजिएगा, तो आप लोग का 6,000 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आप लोग का ऑप्शन नंबर डी परम सत्य उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखें। ठीक है, इसका डी नंबर सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय लोगों की डैश है, प्रति व्यक्ति आय क्या है? औसत आय को ही दोस्तों प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, यानी कि इसका बी सही हो जाएगा। 24 का 25 का मानव विकास का सूचकांक प्रदर्शित करता है। मानव विकास सूचकांक दोस्तों देखिए क्या प्रदर्शित करता है, लोगों का संपूर्ण विकास, मतलब लोग किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से लोगों का विकास हो रहा है या फिर नहीं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा गलती किया है कि यहाँ पर शिक्षा दे दिया है, स्वास्थ्य दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पर सबसे सही उत्तर लेकिन जो होगा दोस्तों वो होगा लोगों का संपूर्ण विकास। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है दोनों, लेकिन जो सबसे सही उत्तर है यहाँ पर सभी कुछ आ जाएगा, लोगों का संपूर्ण विकास दिखता है मानव विकास का सूचकांक। निम्नलिखित में किस क्षेत्र में कर्मचारियों का शोषण किया जाता है? आप लोग जानते हैं दोस्तों असंगठित क्षेत्र, यानी कि जिसमें ठेकेदार होते हैं वो लोग क्या मजदूरों का शोषण करता है, बार बार घंटे खटाता है, तो वो असंगठित क्षेत्र में होता है। संगठित क्षेत्र मतलब तो सरकारी वाला क्षेत्र का जाता है, आराम से जाओ कुर्सी तोड़ो, लेकिन ऐसी बात नहीं है, सरकारी में भी काम होता है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही काम होता है, और यहाँ पर लोगों का शोषण होता है असंगठित क्षेत्र में। ठीक है, भारत में प्राथमिक आर्थिक क्रिया डैश है। प्राथमिक क्रिया कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों जो खेती से जुड़ी होती है वो प्राथमिक क्रिया होती है। खेती से जुड़ी कौन सा? यहाँ पर कृषि है, तो कृषि इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का आर्थिक क्रिया हो जाएगा, प्राथमिक आर्थिक क्रिया हो जाएगा।
इनमें से कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? संगठित क्षेत्र में कौन नहीं है? सब्जी विक्रेता मतलब जो सब्जी बेचता है, वकील, डॉक्टर या फिर शिक्षक। तो आप लोग जानते ही होंगे वकील, डॉक्टर और शिक्षक सरकारी भी होता है, लेकिन सब्जी विक्रेता कभी भी भैया यहाँ पर सरकारी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ये हो जाएगा। ये है आप लोग का संगठित, कौन संगठित क्षेत्र में कार्यरत नहीं है? तो सब्जी विक्रेता कार्यरत नहीं है, वो अपना खुद का कार्य कर रहा है। 29 नंबर, कृषि डेयरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित गतिविधियां है? कृषि डेयरी कौन सा क्षेत्र सम्मिलित है? भैया कृषि खेती जब भी नाम आता है तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित ऑप्शन ए बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा। और बोला है कि जीडीपी के पदों में वर्ष 2003 में तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी डैश है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग मॉडल पेपर से था, ठीक है। तो आप लोग आंसर करके सभी लोग कमेंट करके जरूर बोलेंगे, देखता हूँ कितने सारे विद्यार्थी हमारे सही सही जवाब दे पाते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर आप लोग सही सही उत्तर बोलिएगा, ठीक है। अगला सवाल, बेल्जियम की राजधानी? तो सभी लोग जानते हैं ब्रुसेल्स जो है दोस्तों बेल्जियम की राजधानी है। 31 का सी सही हो जाएगा। 32 में श्रीलंका में बहुसंख्यक है। काफी महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों, सिंगली जो है अगर पूछा सिंगली कितने परसेंट है तो याद रखिएगा 70% दोस्तों वहाँ पर सिंगली पाई जाती है। ये सवाल आप लोग को मॉडल पेपर में था कि सिंगलियों का प्रतिशत कितना है, तो 70% लगभग आप लोग का सिंगला पाया या सिंगली जो बोलना है पाया जाता है। बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वहाँ पर डच भाषा, फ्रेंच भाषा और जर्मन तीनों भाषा बोली जाती है बेल्जियम में, यानी कि उपरोक्त तीनों का सही उत्तर हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा सत्ता के साझेदारी कारण है? सत्ता के साझेदारी के दो कारण होता है दोस्तों, एक नैतिक कारक, एक युक्तिपरक कारक। तो इसका दोनों उत्तर सही हो जाएगा। क्या नैतिक? दोनों एक और दो सही हो जाएगा, युक्तिपरक और नैतिक कारण। श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया कब बना? 1948 में। और दोस्तों ये सवाल आप लोग का मॉडल पेपर में भी था। भारत में निम्न शासन प्रणाली है, फिर से मॉडल पेपर वाला सवाल आया है। क्या कौन सा प्रणाली है? संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक शासन प्रणाली दोस्तों ऐसी प्रणाली होता है जिसमें आप लोग का शक्ति का बंटवारा होता है, केंद्र सरकार में, राज्य सरकार में, स्थानीय सरकार में, उसे ही संघात्मक शासन प्रणाली बोलता है। भारतीय संविधान द्वारा शक्तियों का विभाजन कितनी सूचियों में किया गया है? तो 3 सूची में किया गया दोस्तों, समवर्ती संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। दोस्तों जो संघ सूची में कानून बनाता है उसका अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास है, सॉरी राज्य सरकार, संघ सूची में सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, राज्य सूची में राज्य सरकार के पास है, और जो समवर्ती सूची होती है उसमें दोनों के पास अधिकार है। बट अगर कहीं पर कुछ झमेला होता है तो वहां पर प्रथम माना जाता है केंद्र सरकार का ही। ग्राम पंचायतों की बैठक की अध्यक्षता करता है, कौन करता है? जो हेड होता है, अध्यक्ष होता है, कौन होता है? वो सरपंच जी होते हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल जो कि क्वेश्चन को दब दिया गया है यहाँ पर, क्या है देखिए, अवशेष विषयों का कानून बनाने का अधिकार निम्नलिखित के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची जो होगी, उसके अलावा भी कोई भी सूची अगर आता है उस पर कानून, कोई विषय आता है तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है, केंद्र सरकार को है, यानी कि संसद आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुल 40 सवाल समाप्त होता है, जो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, आप लोग खुद जानते होंगे दोस्तों, प्री बोर्ड का क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप लोग जो एग्जाम दिए हैं अच्छे से मिला लीजिए, कितना आ रहा है कमेंट करके जरूर बोलेंगे। चलिए दोस्तों अभी के लिए, और हाँ और एक चीज, किसी का पास प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है तो मुझे आप लोग प्लीज टेलीग्राम या इंस्टाग्राम में कांटेक्ट करके सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा। चलिए दोस्तों लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।